आज हम वर्ब चैप्टर को पूरी डिटेल में पूरा करने जा रहे हैं। हाँ, ये चर्चा एक व्यापक 15 पेज की गाइड पर आधारित है और इसे सुनने के बाद एसएससी, बैंक और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ब से जुड़ा कोई भी सवाल बिल्कुल आसानी से हल हो पाएगा। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ नियम रटना नहीं है, बल्कि लैंग्वेज की सोल को समझना है। वर्ब्स किसी भी सेंटेंस की जान होते हैं और आज हम इस गाइड के जरिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम ये अच्छा शब्द है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जी, पेज 1 कहता है वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर एक्शन और स्टेट का असली फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक्शन वर्ड वो है जिसमें कोई हरकत, कोई मूवमेंट हो रहा हो। अच्छा। जैसे ही इज रनिंग, हाँ आपको कोई दौड़ता हुआ इंसान दिखेगा, है ना? हाँ। लेकिन स्टेट वर्ड अवस्था बताता है। जैसे ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, ये उसकी अवस्था है। इसमें कोई दौड़ भाग वाला एक्शन नहीं है। अच्छा, तो डूइंग और बीइंग का फर्क। एग्जैक्टली। ग्रामर की दुनिया में ये फंडामेंटल फर्क है। राइट। अब इस गाइड में एक चार्ट है जो वर्ब्स को 2 टीमों में बांट रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस एक टेक्निकल सा फर्क है, पर यहाँ लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। क्या परीक्षक जानबूझकर इन दोनों के बीच फंसाने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मेन वर्ब वाक्य का हीरो है जो सारा एक्शन करता है। हीरो। हाँ, जैसे प्लेइंग। और हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसके साइड किक, जैसे इज। हीरो और साइड किक, ये हमेशा याद रहेगा। हाँ, वो हीरो को बताते हैं कि एक्शन कब हो रहा है, अभी, पहले या भविष्य में। ही इज प्लेइंग क्रिकेट में प्लेइंग हीरो है और इज उसका साइड किक। हीरो के बिना साइड किक का कोई मतलब नहीं, और साइड किक के बिना हीरो की कहानी अधूरी है। और इन साइड किक्स की भी अपनी अपनी टीमें हैं, प्राइमरी, ऑक्सिलरीज और मॉडल्स। हाँ, और यहीं से खेल दिलचस्प होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज मतलब बी, डू, हैव, ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ये साइड किक भी बन सकते हैं। और हीरो भी। और जरूरत पड़ने पर हीरो भी। लेकिन मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, विल, ये बड़े पक्के उसूलों वाले हैं। अच्छा। वो कहते हैं हम हमेशा साइड किक ही रहेंगे, हीरो कभी नहीं बनेंगे। और एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसे यहाँ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा गया है, नीड, डेयर और यूज टू। ये नाम ही सुनने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है। क्योंकि ये ग्रामर के डबल एजेंट्स हैं। डबल एजेंट्स। हाँ, नीड और डेयर कभी मॉडल बन जाते हैं तो कभी मेन वर्ब, और यूज टू कभी मॉडल तो कभी एडजेक्टिव। परीक्षक इन्हीं डबल एजेंट्स का इस्तेमाल करके ट्रैप सेट करते हैं, क्योंकि छात्र अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब मॉडल्स को समझना सबसे जरूरी है। इस गाइड में मॉडल्स के कुछ सुनहरे नियम बताए गए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला नियम तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉडल्स हमेशा साइड किक मतलब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन हीरो नहीं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स में असली काम लिफ्ट यानी उठाना कर रहा है। कैन तो बस उसकी क्षमता बता रहा है। ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि मॉडल्स का फॉर्म कभी नहीं बदलता। ये तो बड़े जिद्दी लगते हैं। हाँ, आप इन्हें स्टबन कह सकती हैं। सब्जेक्ट चाहे आई हो, यू हो या दे हो, कैन हमेशा कैन ही रहेगा। कैन्स, कैनिंग, कैंड जैसा कुछ नहीं होता। मतलब V1, V2, V3 का कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर नहीं, ये फिक्स है और यही इनकी पहचान है। और तीसरा नियम एक एक्सेप्शन है, टू का इस्तेमाल। आमतौर पर मॉडल्स अपने बाद टू को आने नहीं देते, लेकिन 2 हैं जो ये नियम तोड़ते हैं। बिल्कुल, ये 2 बागी हैं, ऑट और यूज्ड। इनके बाद हमेशा 2 + V1 आता है। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। या ही यूज्ड टू लिव हियर। एग्जैक्टली। बाकी कोई भी मॉडल अपने साथ 2 नहीं लेता। तो मॉडल्स के ये 3 सुनहरे नियम तो समझ आ गए, लेकिन असली मुश्किल तब होती है जब 2 मॉडल्स दिखने में एक जैसे लगते हैं, जैसे कैन और कुड। सही कहा। गाइड में इसे लेकर जो चार्ट है वो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। हाँ, देखिए, कैन प्रेजेंट की बात करता है, आपकी आज की पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है। इसका एक और इस्तेमाल है दोस्ताना निवेदन के लिए। जैसे आप दोस्त से कहें, कैन आई टेक योर स्कूटर? इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और कुड इसका पास्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। तो कैन आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला और कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला में क्या फर्क हुआ? जमीन आसमान का।
कुड आपकी रिक्वेस्ट को फॉर्मल और पोलाइट बना देता है। जब आप कुड कहते हैं तो आप सामने वाले को सम्मान दे रही हैं। अच्छा, ये पास्ट टेंस का रूप होकर भी प्रेजेंट में पोलाइटनेस का काम करता है। इसलिए ऑफिस में या किसी अनजान व्यक्ति से आप कुड का इस्तेमाल करेंगी। अरे वाह। और यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है, कैन कुड के साथ एबल टू का इस्तेमाल न करें। हाँ, और ये एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स का फेवरेट एरर है। सच में? बिल्कुल, कैन कुड के साथ एबल टू का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे आप कहें मैं एटीएम मशीन से पैसे निकालने जा रही हूँ। हाँ राइट। एटीएम का मतलब ही मशीन है, तो आप एक ही बात को 2 बार बोल रहे हैं। ग्रामर में इसे सुपरफ्लूस कहते हैं, यानी फालतू शब्दों का इस्तेमाल। एटीएम मशीन वाली एनोलॉजी बेस्ट है। अच्छा, ये अगला विजुअल तो कमाल का है, प्रोबेबिलिटी थर्मोमीटर। मैंने आज तक संभावना को इस तरह एक थर्मोमीटर पर नापते हुए नहीं देखा। ये संभावना के लेवल को समझने का एक शानदार तरीका है। कैसे? थर्मोमीटर में सबसे ऊपर है मस्ट, जो 100% सर्टेनिटी या मजबूरी दिखाता है। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, ही मस्ट बी रिच। मतलब आप लगभग पक्के हैं कि वो अमीर है। और बीच में आता है मे, जो 50-50 चांस दिखाता है। बिल्कुल, इट मे रेन टुनाइट, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी। अच्छा, मे का वो आशीर्वाद वाला यूज भी तो है। हाँ, बहुत सुंदर उपयोग है। मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ आप एक संभावना या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और थर्मोमीटर में सबसे नीचे है माइट, यानी संभावना बहुत ही कम है। हाँ, जब कोई कहता है ही माइट पास द एग्जाम, तो वो असल में कह रहा है कि पास होने की उम्मीद ना के बराबर है। अच्छा, यहाँ एक और पियज मतलब ट्रैप है। मे या माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली का इस्तेमाल न करें। इट मे पॉसिबली रेन कहना फिर से एटीएम मशीन वाली गलती है। मे का मतलब ही पॉसिबली है। समझ गई। अब आते हैं विल और शैल पर। स्कूल से ही एक कंफ्यूजन रहा है, इस गाइड में इसे फ्लिप स्विच कॉन्सेप्ट से समझाया गया है। ये क्या है? ये फ्लिप स्विच सिर्फ एक नियम नहीं है, ये भाषा के मनोविज्ञान को दिखाता है। नॉर्मल फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल। हाँ, जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। ये एक सिंपल सूचना है। स्विच कब ऑन होता है? जब आप वाक्य में सूचना के साथ साथ अपनी भावनाएं, अपना इरादा डाल देती हैं। जैसे कोई वादा या धमकी। वादा, धमकी, दृढ़ संकल्प, तब नियम पलट जाता है। आई और वी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल लगता है। हाँ। जब आप कहती हैं आई शैल हेल्प यू, तो ये एक सूचना है। और जब मैं कहूँ आई विल हेल्प यू, तो आप सिर्फ सूचना नहीं दे रही, आप अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को उस वाक्य में डाल रही हैं। ये एक साधारण भविष्य से एक शक्तिशाली वादे में बदल जाता है। वाओ, दैट्स अ रियल इनसाइट। और प्रश्नवाचक वाक्यों में? इंटेरोगेटिव में आई और वी के साथ हमेशा शैल ही आता है। हाँ। जैसे शैल आई ओपन द डोर। हाँ। यहाँ विल आई पूछना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगला है वुड। इस गाइड के माइंड मैप के हिसाब से ये तो मॉडल्स का स्विस आर्मी नाइफ है। इतने सारे उपयोग हैं इसके। बिल्कुल, इसका पहला उपयोग है पास्ट हैबिट बताने के लिए, यूज टू की तरह। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। दूसरा प्रेफरेंस, यानी पसंद। हाँ, पसंद बताने के लिए rather के साथ he would rather die than beg। तीसरा पोलाइट रिक्वेस्ट। Would you help me? ये will you help me से ज्यादा पोलाइट है। और चौथा संभावना के लिए he would be sleeping। इसमें एक और बहुत जरूरी पॉइंट है, इमेजिनेशन। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। मुझे हमेशा लगता था कि आई के साथ वॉज आता है, वह क्यों? क्योंकि ये हकीकत नहीं, कल्पना है। अच्छा। ग्रामर में कल्पनाओं की एक अलग दुनिया होती है, जिसे सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। इस दुनिया का नियम है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब हमेशा वेयर ही आएगा। इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर। तो वर यहाँ पास्ट टेंस नहीं, बल्कि काल्पनिक होने का सिग्नल है। एग्जैक्टली। सलाह देने के लिए शुड सबसे आम है, लेकिन इस गाइड में ऑट टू का जिक्र है, जो सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इन दोनों में क्या वो बारीक सा फर्क है? शुड एक सामान्य सलाह है, एक दोस्त की राय की तरह। यू शुड स्टडी इंग्लिश। लेकिन ऑट टू आपकी मॉरल कंपास, आपकी नैतिक जिम्मेदारी की बात करता है। मतलब कर्तव्य। हाँ, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। और ये लेस्ट शुड की जोड़ी क्या है? ये परीक्षाओं में बहुत दिखती है। ये एक फिक्स्ड पेयर है। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा न हो कि। इसका फॉर्मूला है लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। बिल्कुल। यानी तेज दौड़ो, कहीं ऐसा न हो कि ट्रेन छूट जाए।
यहाँ पीच ये है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आता है, विल या मे नहीं। और लेस्ट खुद नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ नॉट कभी नहीं लगता। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे डबल एजेंट्स पर। नीड और डेयर, ये कब मॉडल होते हैं और कब मेन वर्ब? इसका सिंपल सा रूल है, जब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं तो ये मॉडल होते हैं। और तब? और तब ये स्टबर्न हो जाते हैं, अपने साथ टू या सेज नहीं लेते। जैसे आई नीड नॉट कम या ही डेयर नॉट चीट। और जब ये मेन वर्ब होते हैं तब ये पॉजिटिव वाक्यों में आते हैं और नॉर्मल वर्ब्स की तरह बिहेव करते हैं। इनके साथ टू भी लगता है और टेंस के हिसाब से इनका रूप भी बदलता है। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड। सही, यहाँ नीड्स मेन वर्ब है। या शी डज नॉट डेयर टू गो, यहाँ भी डेयर मेन वर्ब है, इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए साइड किक डज की मदद लेनी पड़ी। यही लॉजिक यूज टू पर भी लागू होता है, जिसके दो अलग अलग चेहरे हैं। बिल्कुल। पहला चेहरा है पास्ट हैबिट, जो अब नहीं है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1। जैसे ही यूज टू स्टडी टिल 10 PM, मतलब पहले पढ़ता था, अब नहीं। और दूसरा चेहरा है आदी होना। हाँ, किसी चीज का आदी होना, अकस्टम टू। इसका फॉर्मूला है बी वर्ब प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ING। अच्छा, यहाँ वर्ब की ING फॉर्म लगती है। हाँ, जैसे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट, मतलब मुझे देर से सोने की आदत है। ये मेरी करंट स्टेट है। यहाँ यूज टू एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ कुछ और फ्रेजेस की लिस्ट है जिनके बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है। accustomed to, addicted to, with a view to, looking forward to। ये रटना ही पड़ेगा। हाँ, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इस गाइड में अगला कॉन्सेप्ट बहुत सिनेमैटिक है, द टाइम मशीन, मॉडल प्लस हैव। इसे टाइम मशीन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर, मतलब मॉडल प्लस हैव प्लस V3, हमें एक ऐसे पास्ट में ले जाता है जो कभी हुआ ही नहीं। मतलब? ये हमें अनफुलफिल्ड पास्ट एक्शंस पे कमेंट करने की शक्ति देता है। जैसे कुड हैव प्लस V3। इसका मतलब है कि काम करने की क्षमता थी पर काम किया नहीं गया, एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स बट आई डिडंट। हाँ। मतलब मुझ में काबिलियत थी पर मैंने मौका गंवा दिया। और शुड हैव प्लस V3 तो सुनने में ही रिग्रेट जैसा लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि काम करना कर्तव्य था पर नहीं किया, या आलोचना या अफसोस है। यू शुड हैव वर्कड हार्ड बट यू डिडंट। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी बट तुमने नहीं की। एकदम सही। और नीड नॉट हैव प्लस V3 का क्या मतलब है? ये मैंने पहले नहीं सुना। इसका मतलब है कि काम तो हुआ पर उसकी जरूरत नहीं थी, एन अननेसेसरी एक्शन। जैसे यू नीड नॉट हैव सीन हिम, मतलब तुमने उसे देख तो लिया पर तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक्शन हुआ पर व्यर्थ में। मॉडल्स की दुनिया तो सच में बहुत गहरी है। अब जल्दी से इनके पैसिव वॉइस के रूल्स देख लेते हैं। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। एक्टिव में मॉडल प्लस V1 है तो पैसिव में मॉडल प्लस B प्लस V3 हो जाएगा। और परफेक्ट टेंस में? अगर एक्टिव में मॉडल प्लस हैव प्लस V3 है तो पैसिव में मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है। सबसे जरूरी नियम ये है कि मॉडल कंटिन्यूअस या मॉडल परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फुल स्टॉप। हमने इतने सारे फैंसी मॉडल्स की बात की, पर अब आते हैं ग्रामर के असली स्तंभों पर, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, डू, हैव, बी। बिल्कुल, ये ग्रामर के वर्क हॉर्सेस हैं। डू एक्शन को नेगेटिव बनाने या उस पर जोर देने के काम आता है। और हैव अधिकार दिखाता है, मतलब पोजेशन, आई हैव अ कार, या फिर परफेक्ट टेंस बनाता है। और बी अवस्था, स्टेट बताता है, आई एम अ डॉक्टर, या कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। इनके बिना इंग्लिश ग्रामर की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। और आखिर में मेन वर्ब्स के फॉर्म्स। हाँ, हमने देखा कि मॉडल्स कितने स्टबर्न और फिक्स्ड होते हैं, लेकिन मेन वर्ब्स बिल्कुल उल्टे हैं। वे टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से अपने 5 रूप बदलते रहते हैं। V1 नो, V2 न्यू, V3 नोन, V4 नोइंग, V5 नोज। यही भाषा को डायनामिक बनाते हैं। बिल्कुल। तो वर्ब चैप्टर की इस गहरी छानबीन में हमने लगभग सब कुछ देख लिया। वर्ब की परिभाषा से लेकर हीरो साइड की कहानी, मॉडल्स के उसूल, टाइम मशीन और ग्रामर के स्तंभों तक। हाँ, काफी कुछ कवर हो गया। ये विजुअल ग्रामर मैप जो अंत में दिया गया है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स का एक बेहतरीन रिकैप है। अंत में बस एक विचार, ग्रामर के नियम सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। वे हमें भाषा में बारीकी, न्यूआंस लाने में मदद करते हैं। सोचिए, किसी से ये कहना कि यू शुड हैव वर्कड हार्ड
और ये कहना कि यू कुड हैव वर्कड हार्ड, इन दोनों में भावना का कितना गहरा अंतर है। हाँ, बहुत गहरा। पहले में आप उसके अतीत पर उंगली उठा रही हैं, उसे जज कर रही हैं। दूसरे में आप उसकी अनफुलफिल्ड पोटेंशियल, उसकी छिपी हुई क्षमता की बात कर रही हैं। इस अंतर को समझना ही भाषा की असली ताकत को समझना है। बिल्कुल। उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा से वर्ब से जुड़े सारे संदेह दूर हो गए होंगे।